ऑलराइट क्लास आज हमारा जो है जो सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 का आज हमारा जो है वो इसका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक जो है वो स्पेशल वीडियो होगी जो उस तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे होगी। पूरी नहीं होगी क्योंकि पूरा जो है वो करीबन ये मैंने जो है आप ये 5 पार्ट्स में कवर अप कर लिए। फिर उसके बाद जो है मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करूँगी जो पेपर के पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या पुराने पेपर्स में कौन टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वाले पॉइंट्स में सिर्फ हाईलाइट करूँगी। दैट्स इट। मतलब उन उसको अगर आपने पेपर में जाने से पहले आप एक दो दफ़ा रिवाइज़ कर लें तो आपका वो हो जाएगा। लेकिन बेटर यही है कि ज़्यादा अगर आपको पॉइंट्स स्कोर करने हैं तो आप ये पूरे जो है 5 वीडियोज़ जो है टाइम निकाल के आहिस्ता आहिस्ता देखें, ताकि जो है आपका अगर उन पॉइंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है मेरे से जो इम्पोर्टेंट, जो मेरे ख्याल में जो नहीं था मगर वो पेपर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो फिर उसका जो है आप कवर अप कर सकें। ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोग शुरू करते हैं NX1। ठीक है। NX1 का जिक्र पूरे उसमें बहुत ज़्यादा आया है और इसमें से भी जो है वो कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, उनमें से मैं उनको टच नहीं करूँगी। आपको बता दूँगी ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये इतना वो नहीं है, तो उसको रहने दिएगा क्योंकि बहुत लंबा है। NX1 ये खुद ही देखें, ये 20 पेज से शुरू होता है और आगे जो है ये 46 पेज तक जाता है। ठीक है। इतना ज़्यादा करना और इतना ज़्यादा याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो वो उसके लिए यही है कि जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन से वाले हैं उनको ज़रा ज़्यादा फोकस में रखिएगा। ठीक है। और जो इतने अनइम्पॉर्टेंट है उनको ज़रा बस एक दफ़ा पढ़ के गो थ्रू कर दिएगा। डेट्स इट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है जो आपके पास कॉलम्स हैं वो आपके पास 5 कॉलम्स है। सीरियल नंबर 1, नंबर नेम ऑफ पावर, पावर डेलीगेटेड टू द मिनिस्टर्स डिवीजन। ठीक है। पावर डेलीगेटेड टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद रिमार्क्स है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 में आपके पास आ जाता है क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट। जो क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट है वो आपकी जो है करंट एक्सपेंडिचर में आपको जो है ना अप्रूवल के लिए भेजी जाती है फाइनेंस डिवीजन को। सही। और जो इवन व्हेन दे आर इंक्लूडेड इन द करंट बजट, और वो जो है वो करंट बजट में इंक्लूड भी की जाती है, तो सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्टर डिवीजन जो होता है वो उसके पास फुल पावर होता है तो कि वो क्रिएट कर सके न्यू पोस्ट को इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूडिंग इन PC1 और PC2 आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ रेलिवेंट फोरम सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बजट अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एक्सपेंस में जो है वो उसमें बजट में आता है। दीज पोस्ट शेल बी कंटिन्यूड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस ये जो है वो पोस्ट कंटिन्यू होती हैं जब तक कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। और ये वाली पोस्ट जो होती हैं वो सीज टू एग्जिस्ट जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, आपकी जो है वो कंप्लीशन में पहुंच जाता है और वो सबमिट हो जाता है PC4 में, तो ये पोस्ट जो होती है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। The barest minimum and essential post shall be converted from development expenditure to current expenditure। ठीक है। उनमें से सिर्फ वो जो एसेंशियल पोस्ट होती हैं उनको ये कवर करता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से करंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है। विद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है। उनको ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से करंट एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देता है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र के। ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है आपका पार्ट 1 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो होता है ये डेलीगेशन और जो पावर ऑफ डेलीगेशन टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में क्या है कि हेड ऑफ फॉरेन मिशंस में जो आपके पास है मे क्रिएट अ टेम्पररी पोस्ट, जो वो है वो टेम्पररी पोस्ट क्रिएट कर सकता है फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 days फॉर enabling the transfer official to brief the incoming official and to hand over him अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो हेड ऑफ फॉरेन मिशंस में जो है वो क्या होता है कि वो क्रिएट करता है टेम्पररी पोस्ट। ठीक है। ताकि जो है मैक्सिमम 5 days के लिए करता है, ताकि जो जो नया आने वाले ऑफिसर को पुराना ऑफिसर जो है वो तमाम चीज़ें समझा के वो जो है उसको अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है हैंड ओवर करके जाए। सही। तो यहाँ पे इसमें रिमार्क्स में जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमार्क्स मिस मत किएगा। ठीक है। ये भी ज़रूर पड़ेगा। अ पोस्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट विच हैज़ रिमेन्ड वेकेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अच्छा, जो 3 years तक जो अगर कोई पोस्ट जो है वो वेकेंट रहती है उसमें होता क्या है कि वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है और उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता विदाउट जो है उसकी अप्रूवल के फाइनेंशियल एडवाइज़र के।
सिंपल पार्ट वन में ये कह रहा है, पार्ट टू में कह रहा है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो है वो कंकरेंस फॉर कंटिन्यूस ऑफ टेम्पररी पोस्ट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मे बी sought well before the beginning of the year so that the post not agreed by the to be by the financial advisor were not continued in the next financial year even for a day। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो पहले से ही आपने जो टेम्प्रेरी पोस्ट क्रिएट करनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, उन्हें आप पहले से सॉर्ट आउट कर लो, जो आप शुरू में ही सॉर्ट आउट कर लो बिगनिंग ऑफ द ईयर, सो डैट जो पोस्ट हैं वो आप उस पर जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो है वो कॉन्सेंट लिया जा सके। क्योंकि अगर वो जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के कॉन्सेंट में नहीं है और वो जो है वो एक दिन भी नहीं चल सकती नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एक दिन के में भी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में एक दिन भी नहीं चल सकती। द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ टेम्पररी पोस्ट बिलोंगिंग टू the occupational group service administratively controlled by the establishment division will first be referred to the established division for clearance। ठीक है, जो आपकी पोस्ट हैं जो पहले से जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिवली ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है कंट्रोल करता है, वो सबसे पहले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जो है वो क्लियरेंस के लिए भेजी जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला जो है वो पॉइंट है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको क्लियर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ अ टेम्प्रेरी पोस्ट इनटू अ परमानेंट पोस्ट। ठीक है, किस तरीके से जो है वो एक टेम्प्रेरी पोस्ट को परमानेंट पोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और पहले हमारे पास था क्रिएशन ऑफ अ टेम्प्रेरी पोस्ट। ठीक है, अब हमारे पास है कि टेम्प्रेरी पोस्ट से परमानेंट पोस्ट में कैसे जाएंगे। फुल पावर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एडमिटेशंस। इनमें सबसे पहले ये है कि जो 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल या उससे ज़्यादा जो है वो कोई भी पोस्ट अगर क्रिएट की गई हुई है और वो कोई जो है उसमें जो काम है वो परमानेंट नेचर का है। ठीक है, नॉन परमानेंट याद रखिएगा वो नहीं है, वो परमानेंट नेचर का है। और वो आपको लाइकली फिर वो जो है 5 ईयर्स के बाद जो है क्या होता है कि वो आपके पास जो है वो लाइकली टू कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड हो जाता है। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है 5 ईयर और मोर तो उसको क्रिएट कर दिया जाता है, उसका वर्क को देखा जाता है, उसका परमानेंट नेचर का है तो उसको जो है वो कंटिन्यू कर दिया जाता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए। इनडेफिनिट पीरियड मतलब कि परमानेंट पोस्ट के लिए। और जो उसके बाद जो है एज इन कॉलम 3 आपके पास जो है वो डेलीगेशन ऑफ जो है वो डेलीगेटेड टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है वो आपके पास एज इन कॉलम 3, जैसे कि कॉलम 3 में गिवन है मिनिस्टर्स और डिवीजन वाले में। अब आपके पास रिमार्क्स में दिया हुआ है कि डिटेल ऑफ टेम्परेरी पोस्ट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट पोस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर विच आर प्रपोज टू द बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्ट 2 to part 1 of the budget for the next year should invariably be reported to the financial advisor before the 1st October every year। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी डिटेल्स हैं, जो आपकी पोस्ट जो है वो कन्वर्ट करते हैं इनटू जिसमें आपको टेम्परेरी को परमानेंट में कन्वर्ट करना होता है उस कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, जिस कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जो आप प्रपोज करेंगे क्या आपके वो ट्रांसफ़र कर दी जाए कि पार्ट 2 से पार्ट 1 में बजट के नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, वो शुड इनवेरियबली बी रिपोर्टेड, आप उसको रिपोर्ट करेंगे कहाँ पे, फाइनेंशियल एडवाइज़र को। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप रिपोर्ट करेंगे बिफोर 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से पहले पहले आपको रिपोर्ट करना होगा। सही, ये वाली डेट याद रखिएगा 1 अक्टूबर इसमें कि कन्वर्जन ऑफ टेम्पररी पोस्ट इनटू अ परमानेंट पोस्ट। और ये भी याद रखिएगा कि 5 साल या उससे ज़्यादा जो है वो कंटिन्यू कर चुका हुआ हो और उसका परमानेंट नेचर का वर्क हो तो वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो है ना उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। सही, अब आपके पास जो है वो एबोलिशन ऑफ पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हम देख लेते हैं। फुल पावर सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग जनरल रिस्ट्रिक्शंस एंड टू द सप्लाई ऑफ अ सर्टिफिकेट टू द ऑडिट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिवीजन while issuing orders for the reappropriation to the effect that the expenditure to be met by the reappropriation from the relevant minor and detailed object was not foreseen at the time of budget।
ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फुल पावर जो है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो गिवन है, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस की गिवन है कि आपको जो सप्लाई ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो आपको जो है वो ऑडिट को देना पड़ता है, आपके बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर डिवीजन देता है, ठीक है। वाइल इशूइंग ऑर्डर्स फॉर रीअप्रोप्रिएशन, जब वो रीअप्रोप्रिएशन के लिए जो है वो ऑर्डर दे रहा होता है कि वो इफेक्ट कर सके, ताकि जो एक्सपेंडिचर को वो जो है वो मेट कर सके बाय द रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक जो है एक प्रोजेक्ट का जो है वो पैसा उसमें जो है वो ज़्यादा हो और वो ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका हो, तो उसको जो रह गया हुआ पैसा होता है वो दूसरे प्रोजेक्ट को एलोकेट कर दिया जाता है, उसको रीअप्रोप्रिएशन कहा जाता है, ठीक है। फाइनेंस में, फाइनेंस अकाउंटिंग में, तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपको जो है उसे इशू करना पड़ता है ऑर्डर को, ताकि रीअप्रोप्रिएट किया जा सके, उसका अफेक्ट किया जा सके एक्सपेंडिचर में, टू बी मेट बाय द रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम रेलेवेंट माइनर एंड डिटेल ऑब्जेक्ट वो नॉट फंड्स सीन एट द टाइम ऑफ बजट, जो नहीं देखे जा सके वे बजट के टाइम पर, ठीक है। द एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड नॉट कैन इट बी पोस्टपोन्ड इन द नेक्स्ट ईयर, तो वो ना ही कम किए जा सकते एक्सपेंडिचर, ना ही जो है वो उन्हें आप रिड्यूस कर सकते हो, ना ही उन्हें पोस्टपोन कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है एंड द एक्सपेंडिचर इन क्वेश्चन वाज नॉट स्पेसिफिकली डिसअलाउड बाय द फाइनेंस डिवीजन, और आपको जो है स्पेसिफिकली आप जो है डिसअलाउ करते हो फाइनेंस डिवीजन को एट द टाइम ऑफ अप्रूविंग द बजट एस्टीमेट, जो बजट एस्टीमेट जो है अप्रूविंग जो है बजट एस्टीमेट को जो है आप करने के लिए जो है ना वो आप जो आपको स्पेसिफिकली जो है वो डिसअलाउ नहीं करता फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। जो जब वो बजट को अप्रूव करवा रहा होता है, जब बजट एस्टीमेट को जो है ना आप करवाते हुए अप्रूव करवा रहे होते हो, तो वो जो है एक्सपेंडिचर जो होता है वो ना ही उस पर जो है ना इन क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको जो है ना स्पेसिफिकली आपको डिसअलाउ नहीं करता, ठीक है, फाइनेंस डिवीजन। और जो बजट के अप्रूवल के या उसके एस्टीमेट के टाइम के, ठीक है, अप्रूविंग द बजट एस्टीमेट, जो अब आप बजट एस्टीमेट कर रहे हो। अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या है कि नो री अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन में बी मेड फ्रॉम वन ग्रांट टू अनदर ग्रांट, ठीक है, एक ग्रांट से दूसरे में जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब एक्सपायर हो जाए फाइनेंशियल ईयर तो आप री अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। बिटवीन फंड ऑथराइज फॉर एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द फेडरल कंसिडरेशन फॉर एंड अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो आपके पास फ़ंड जो आपको ऑथराइज़ किए गए होते हैं कि जिसमें आपका एक्सपेंडिचर जो है वो चार्ज होता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स और उसके अदर एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। फंड्स में नॉट बी अप्रोप्रिएटेड और रीअप्रोप्रिएटेड टू मीट, जो उसमें फंड्स हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो और रीअप्रोप्रिएट जो है वो ना हो रहे हों, मिल ना रहे हों, ठीक है। उसमें जो है वो आपके जो है वो पूरे ना पड़ रहे हो, ठीक है, इसमें हम ये बात कहेंगे। एनी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज़ नॉट बीन सेंशर्ड बाय और एन ऑथराइज कंप्लीट टू सेंशन इट, ठीक है। कोई भी जो आइटम है जिस ऑफ एक्सपेंडिचर है वो आपका जो है जो आपने सेंशन ना हो बाय एन अथॉरिटी कंप्लीट टू सेंशन इट, ठीक है, सही। Expenditure on a new service not provided for in the budget's estimate authorized for the year, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर है आपका न्यू सर्विस पे जो है वो आप जो आपने प्रोवाइड नहीं किया हुआ था बजट एस्टीमेट में, वो ऑथराइज़ नहीं होगा उस साल में, ठीक है। और ये तो मेरे ख्याल में हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, सही। तो यहाँ पे जो है इसमें ये बाकी पॉइंट्स भी वही हैं, लमसम प्रोविजन से रिलेटेड भी वही है, नो रीअप्रोप्रिएशन में बी मेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही वो रिवाइज़ कर रहे हैं। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह से आगे बात कर रहे हैं, जो ये फर्दर भी बात करेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अच्छा, इन द केस ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स जो है ना, कंट्रोल की करता है या एग्जीक्यूट करता है बाय द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन देमसेल्फ अप्रूव फॉर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन डेवलपमेंट स्कीम टू अनदर इफ नेसेसरी शैल बी मेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ दैट डिवीजन। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ना, सिर्फ देख लेगा कि जो है आपका प्लानिंग डिवीजन जो है वो अगर जो है डेवलपमेंट स्कीम्स आपकी हैं, तो वो जो है आपकी प्लानिंग और ये डेवलपमेंट डिवीजन जो है वो कर रहा है वो, तो वो अप्रूव करता है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है, जो आपकी वन डेवलपमेंट स्कीम से दूसरी डेवलपमेंट दूसरी में जो है आपके जो है वो अप्रोप्रिएशन या रीअप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ये बात कर रहा है। टू इफ़ नेसेसरी शैल बी मेड फ्रॉम विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की अप्रूवल से ही काम करता है टू दैट डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है पावर टू डिक्लेयर स्टोर सरप्लस ऑन और अनसर्विसेबल। ठीक है, ये भी जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये पावर टू सेल सरप्लस और अनसर्विसेबल स्टोर एंड स्टॉक बाय ऑक्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये प्लीज़ आप जो है ये खुद ही जो है वीडियो पॉज करके खुद ही पढ़ लेगा। ठीक है, इतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ये 8 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है वो इसकी वैल्यूज़ के बारे में जो है ना अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, मैं क्योंकि जो है आप लोगों के पास भी टाइम कम होगा, सो मैं ये जो है वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं जो हूँ ज़्यादा फोकस करूँ मेन पॉइंट्स पर। सही, तो एक्स्ट्रा वाला जो है वो इस टाइम पे जो है आप मैं NX1 से ये नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि ऊपर जितना पढ़ लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वीडियो नॉर्मली बहुत लंबी हो जाती है जब मैं इतना सारा पूरा कवर करने की कोशिश में लगी हुई होती हूँ। ठीक है, तो 8(1) में क्या होता है, राइट ऑफ इन इर अच्छा, राइट ऑफ इर इर इरिकवर इरिकवर रिकवरेबल इरिकवरेबल वैल्यू ऑफ स्टोर ऑफ पब्लिक मनी ड्यू टू लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड थेफ्ट एक्सेट्रा। जो आपकी इरिकवरेबल सॉरी मेरी जो ना ये मेरी टंग जो ना वो स्वैप हो रही है, रिकवरेबल जो है ना आपकी वैल्यू है। ठीक है, यानी कि वो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, तो वो यहाँ पे उन्होंने जो है उसको जो है इन्होंने यूँ लिखा इरिकवरेबल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को जो है उन्होंने लिखा है कि ये आपको इसी तरह पूछा जाएगा कि नॉर्मली जो है आप जब राइट ऑफ करते हो इरिकवरेबल जो आपकी वैल्यू है ऑफ स्टोर और पब्लिक मनी है ड्यू टू लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड या थेफ्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, आपकी जो अमाउंट है जो आप रिकवर ही नहीं कर सकते, जो आपकी स्टोर्स में होती है, आपकी पब्लिक मनी होती है जिसमें आपको लॉस हो गया है अकाउंट में, या फ्रॉड या थेफ्ट के लिहाज से जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अप टू ₹5 million इन ईच केस प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, जो आपके पास जो है वो क्या है, जो आपके मिस्टर डिवीजन को जो है वो आपको जो गिवन है अथॉरिटी गिवन है उसमें क्या है कि ए आपके पास जो है द लॉसेस डज नॉट डिस्क्लोज आ डिफेक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ विच रिक्वायर्स द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी। जो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं कि लॉसेस जो है वो आप जो है अब डिस्क्लोज़ नहीं करते, जो आपके पास जो है जो आपके पास डिफेक्ट ऑफ के पास सिस्टम में यहाँ पे सिस्टम डिफेक्ट ऑफ सिस्टम द अमेंडमेंट। ठीक है, जिसमें आपके पास आपको रिक्वायर करना पड़ता है कि आपके जो ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी, इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आप उस ऑर्डर जो है वो हायर अथॉरिटी से लो। ठीक है, जो उसकी वजह से आपको लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, और देयर हैज़ नॉट बीन एनी सीरियस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ सम इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिसर और ऑफिसर्स which may possibly call for disciplinary action requiring the orders for any higher authority।
यहाँ पे जो है वो कोई सीरियस नेग्लिजेंस ना हो, ठीक है, इस केस में, ठीक है। और आपके पास जो है ना जिसमें इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं या ऑफिसर्स को जो है वो पॉसिबली जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए जो है ना वो उन पे लिया जाए, और उनको और उसके लिए रिक्वायर किया जाए कि उसके लिए ज़रूरी हो कोई भी एक्शन जिसके लिए उन्हें हायर अथॉरिटी की जो है वो ज़रूरत हो, उनसे उसके लिए ज़रूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो दो कंडीशंस होनी चाहिए। इसके अलावा पावर टू राइट ऑफ लॉसेस ऑफ अप टू लिमिट ऑफ रुपीज़ 2 लाख, ठीक है, 200,000 टू कवर डेफिशिएंसीज ऑन अकाउंट ऑफ ब्रेकेज। अच्छा, 200,000 जो है या आपके पास जो है वो सिर्फ जो है वो सिर्फ इसलिए है कि आपके पास जो कोई चीज़ अगर टूट जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, ट्रांजिट वेस्टेज आपके पास होता है, स्पॉयलेज होता है, बॉटलिंग होता है, ड्राइनेस हो जाती है इन स्टोरेज, और उसके लिए जो है आपको डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर, फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइसेस एंड ऑब्सोलेंस, उसके लिए कितने जो है वो चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है ना कितना राइट ऑफ जो है वो आपके पास जो है राइट ऑफ पावर आपके पास गिवन है, तो वो नॉर्मली 200,000 रुपीज़ की है, ठीक है, 200,000, इससे ज़्यादा की नहीं है, सही। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो पावर डेलीगेटेड टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुछ कौन सी वाली गिवन है, तो यहाँ पे जो है अप टू ₹100,000 सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडीशंस मेंशन इन कॉलम 3, ठीक है। जो आपके पास जो है इसमें 100,000 की जो है वो गिवन है उसको, ठीक है। जो उसमें जो फर्दर ऑब्जर्वेशन जो आपके पास जो कॉलम 3 में, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो पावर डेलीगेटेड टू मिनिस्टर डिवीजन में जो सी है उसके साथ ये आपके पास 100,000 की भी आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन गिवन है, सही। तो यहाँ पे 500,000 जो है यानी कि 5 मिलियन जो है वो आपको गिवन है कि अगर जो है वो उसमें लॉसेस जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, उनमें जो है जहाँ पे उसको सीरियस किस्म के ना हो, ठीक है, जहाँ पे नेग्लिजेंस वगैरह ऑफिसर की ना हो, जहाँ पे उसका कोई सीरियस डिफेक्ट ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई सिस्टम अमेंडमेंट में ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हायर अथॉरिटी से जहाँ पे उसकी जो है ना वो ख़ास तौर पर उसे जो है वो परमिशन लेनी हो, ठीक है। यहाँ पे जो सर्टेन जो आपके पास राइट ऑफ लॉसेस हैं वो वैसे लिमिट होता है 200,000 तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिमार्क्स में गिवन है सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़ ऑलरेडी इंजॉइंग द पावर इन 2 ऑफ कॉलम 3, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट में कंटिन्यू टू एक्साइज दोज पावर्स, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारे पास। और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर अगेंस्ट प्रोविजंस इन द बजट शैल बी सेंशन इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा, ये वाला जो है ना आपके मैं एक बात बताऊँ, ये एक्सपेंडिचर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है इसमें दो टाइप के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं, एक आपके पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ये आप लोग खुद ही देख लेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे आपके पास जो है ना अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टिंग एक्सपेंडिचर कितने जो होते हैं वो होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सारे ये जितने भी आपके पास एक्सपेंडिचर है ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट आपके पास आता है एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो है ये भी जो है इतना ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ग्रांट्स वाला जो है ये हम देख लेते हैं। ग्रांट डोमेस्टिक, ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूशंस होली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, full powers to release the amount specifically provided for this purpose in the budget, subject to the prescribed conditions. Institutions not wholly financed by the government, full powers subject to the prescribed conditions to sanction recurring grant, provided that specific budget provided in respect of each individual institution made, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूशंस का जो है वो जो इंस्टीट्यूशन नॉट होली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपकी जो है वो होली जो है ना वो फाइनेंस नहीं की जाती गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करती। जहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन नंबर 1 में कह रहा है कि जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ पे फुल पावर जो है वो रिलीज अमाउंट जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पज़ इन द बजट, ठीक है, वो बजट में प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशन, जो उसके पास प्रिस्क्राइब कंडीशन गिवन है। जो जहाँ पे वो फाइनेंस नहीं कर रहा वहाँ पे फुल पावर सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशंस टू सेंशन
रेकरिंग ग्रांट, ठीक है, वहाँ पे जो है वो सेंशन क्या करता है, रेकरिंग ग्रांट करता है। प्रोवाइडेड एज स्पेसिफिक बजट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इज मेड, ठीक है, जो आपकी जो है वो प्रोविजन जो है जिसमें आपकी रिस्पेक्ट करता है कि वो आपकी जो है वो ईच इंडिविजुअल जो है आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी इंडिविजुअल की जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग गिवन होती है, ठीक है, सिंपल सी बात याद रखें। अच्छा, फॉर नॉन रिकरिंग ग्रांट नॉट कवर्ड बाय द रूल्स अप टू ₹10,000 इन ईयर सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशंस प्रोवाइडेड दैट बजट प्रोविजन एग्जिस्ट, ठीक है, जिनमें नॉन रिकरिंग एक तो आपके पास होती है ना जहाँ पे फुल पावर जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो है वो जहाँ पे सारी गवर्नमेंट जो फुली फाइनेंस नहीं करता, वहाँ पे जो है जहाँ पे होली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे फुली फाइनेंस नहीं कर रहा, वहाँ पे जो है वो रीअकरिंग जो है वो ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करता है बजट में, ठीक है। और जहाँ पे नॉन रिकरिंग ग्रांट्स होती हैं वहाँ पे वो कवर करता है रूल को जहाँ पे 10,000 तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशंस, जो आपके पास प्रिस्क्राइब कंडीशंस है उनके हिसाब से, ठीक है, प्रोवाइडेड द बजट प्रोविजन एग्जिस्ट, तो यहाँ पे वो वाली प्रोविजन एग्जिस्ट है। अच्छा, ये भी जो है 37 भी ट्रांसफ़र्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंटरटेनमेंट 38 इंटरटेनमेंट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर लाइट रिफ्रेशमेंट नॉट एक्सीडिंग ₹30 पर हेड एट, अच्छा सिंपल सी मैं उर्दू में बता देती हूँ कि इसका जो ₹30 है वो अगर आपकी जो है ना वो आपकी जो है वो डेली बेसिस पे आपको जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए चाय वगैरह अगर आपने किसी को पिलानी हो तो आपके लिए वो एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउड है, ठीक है। और फिर जो अगर आपने रिसेप्शन और लंच और डिनर के लिए जो है आपको 40,000 का जो है वो आपको जो है किसी भी जो है मिनिस्टर डिवीजन को जो है ना डेलीगेट पावर है कि वो 40,000 का जो है उससे वो खर्चा कर सकती है, ठीक है, रिसेप्शन लंच डिनर के लिए, सही। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट पर हेड जो है वो पर हेड एक्सपेंडिचर इंक्लूड टैक्सेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा शुड नॉट इन केस एनी केस एक्सीडेड ₹1200, ठीक है। जो उसके पास पर हेड चार्जेस होते हैं जो उसके टैक्सेस में आ जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में, तो वो 1200 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। जो आपके पास सर्विंग लंच बॉक्सेस हैं वो उनकी प्राइस आपके पास 200 से ज़्यादा पर हेड से ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और वो सिर्फ तब होते हैं जब आपकी कोई मीटिंग है और उसमें आपके ब्रेक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और उसमें ब्रेक नहीं आई और वो टोटली गवर्नमेंट की बेनिफिट में है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखें कि वो आपके गवर्नमेंट की इंटरेस्ट में है, उसके बेनिफिट में है, और आप ब्रेक नहीं है तो आपने पर हेड यानी कि एक बंदे का आपके पास ₹200 लंच बॉक्स के हिसाब से आप जो है ना उसको ख़र्चा कर सकते हैं, ठीक है। और जो मिनिस्टर डिवीजन को भी यही पावर्स एलोकेटेड हैं और डिपार्टमेंट्स के पास भी यही पावर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास मिनिस्टर डिवीजन को अलाउड है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि वेलकम और फेयरवेल जो रिसेप्शन होते हैं, लंचेस होते हैं, डिनर होते हैं, जो गवर्नमेंट में फंक्शनरीज को होते हैं उसमें वो अरेंज नहीं कर सकता ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, ठीक है, वो उसमें पब्लिक के जो है वो चेक पे नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ वो वाले जो फेयरवेल में रिसेप्शन में लंचेस या आप डिनर ऐसे ही ले रहे हो, ठीक है, वो उसमें गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन ही नहीं करेगा पब्लिक के एक्सचेकर में, यानी कि एक्सपेंस पे नहीं करेगा, पब्लिक एक्सपेंस पे नहीं करेगा। जो नॉन विद स्टैंडिंग द provision of para 8C of the OM, the power of 2 and 3 above shall not be delegated by the secretary's administrative ministry division to the office subordinate of them in the ministry division and elsewhere, ठीक है। The expenditure involving shall be subject to available of budget, no proposals for reappropriation of funds for the restricted head as mentioned at SI। अच्छा, इसमें यह है कि आप इसमें जो है वो रीअप्रोप्रिएशन का जो है वो आपको वो जो है वो इसमें अलाउड नहीं होता कि आप जो है इसके लिए और जो है वो बजट ले लो कि आपने जो है लंचेस डिनर और उसके लिए, ठीक है, आप अपनी इंटरटेनमेंट के लिए जितना आपको खर्चा बताया हुआ है वो यही है, ठीक है, सही है। सो इसके लिए जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, टेक्निकल ग्रांट है, वो सारी ये इसमें नहीं लगती।
नेक्स्ट है आपके पास गिफ्ट्स। गिफ्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू ₹10,000 का जो है वो आप साल में जो है, एक साल में आप इतना खर्चा कर सकते हो जो आपके बजट में अवेलेबल है। और ये भी सिर्फ जो है आपको जो है उसमें मिनिस्टर डिवीजन को अलाउड है, डिपार्टमेंट को नहीं है। ठीक है, ये एक बात है, डिपार्टमेंट्स और डिवीजन को नहीं अलाउड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है कि रिमार्क्स में फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ द फॉरेन डेलीगेट्स उन्हीं, जो फॉरेन डेलीगेट्स को जो है वो गिफ्ट देना होता है, वो सिर्फ जो है आपका इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन अंडर SI रूल नंबर। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिर्फ जो है आपके फॉरेन डेलीगेट्रीज के लिए होता है गिफ्ट्स का। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग फिजिकल एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जो आपकी जो फिजिकल एसेट्स आपको पता है कौन से वाले होते हैं, जो जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जैसे आपकी बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, कमोडिटी है। ठीक है, ये सारी जो भी मशीनरी, फर्नीचर वगैरह सारे आते हैं। इसमें आपके पास जो फुल पावर जो होती है टू ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैबिनेट डिवीजन रिगार्डिंग परचेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो फुल पावर जो होती है वो ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब जो कंडीशंस होती हैं, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो आपकी जो है वो कैबिनेट डिवीजन में जो उनसे दी हुई होती हैं कि आप किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट वगैरह परचेज़ कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो है होती हैं। ठीक है, वही आपके पास जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के पास भी सेम पावर है। अच्छा, सिविल वर्क वाला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिविल वर्क ऑन हाईवे, रोड, हाईवेज एंड ब्रिजेस, इरिगेशन वर्क, embankment and drainage works, buildings and structure, other works and telecommunication work and drought emergency relief assistance work etc. ठीक है, जो यहाँ पे आपके पास जो है अप्रूव डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती हैं, जिसमें फुल पावर आपको सब्जेक्ट टू लेट ऑफ फंड्स विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, यहाँ पे जो है अप्रूवल जो होता है चाहिए होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र का चाहिए होता है। ठीक है, जो आपके नॉन डेवलपमेंट जो है वर्क, जो आपका नॉन डेवलपमेंट वर्क है अप टू ₹1 मिलियन, 1 मिलियन, अब 1 मिलियन आपके पास जो होता है 10 लाख का होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं उनको फुल पावर जो होती है आपको सब्जेक्ट ऑफ फंड्स विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, जो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। और जो आपके नॉन डेवलपमेंट वर्क से होते हैं उनमें आपको 1 मिलियन का आपके पास यहाँ पे इंक्लूड है बजट। ठीक है, मिनिस्टर डिवीजन को सिर्फ, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को नहीं है। इंक्लूड पावर फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग देयर ऑन। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि इसमें वो भी इंक्लूड है जो आपके बाहर, आप पाकिस्तान से बाहर जो है ना, आप कोई बिल्डिंग लेते हो और लैंड लेते हो और उस पर आप कंस्ट्रक्ट करते हो बिल्डिंग को। ठीक है, देयर ऑन। फिर इसके बाद आपके पास जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट में आपके पास जो है 100,000 का, यानी कि 1 लाख का आपके पास जो है वो एट एनी वन टाइम टू वन और एनी नंबर ऑफ व्हीकल यूज बाय द मिनिस्टर डिवीजन। अच्छा, ये सिर्फ आपके पास जो है यूज़ करने के लिए कि 100,000 का जो है ना वो आपको जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, जो या तो आप उसको एक दफ़ा या फिर आप उसको जो है ना, और एनी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, एक या एक से ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं जो मिनिस्टर डिवीजन इस्तेमाल करता है, उसमें आपके पास सिर्फ 1 लाख का उसको रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए खर्चा करने के लिए होता है। कॉलम नंबर 3 में जो है वो ही सेम आपके पास हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, जो मिनिस्टर डिवीजन को जो है जो सी पावर्स जो है अवेलेबल हैं वही हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को भी है। और $2,000 जो है एट एनी वन टाइम टू वन और एनी नंबर ऑफ व्हीकल यूज्ड बाय द पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड। ठीक है, जो $2,000 का जो है वो खर्चा जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो है बाहर अगर कोई है तो मिशंस जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसको सिर्फ $2,000 का जो है वो मिलता है। ठीक है, उसको अलाउ होता है रिपेयर और मेंटेनेंस का बजट। अब हमारे पास है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है
और वो ये है कि वो जो हेड ऑफ मिशन जो ब्रॉड है, मेक साइज देयर पावर इन अकॉर्डिंग्स विद अप्रूवल स्केल इन रिस्पेक्ट फॉर द रेजिडेंस ऑफ द ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू देम। जो हेड ऑफ पाकिस्तान मिशन में इनकर एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स अप टू 10% ऑफ द सेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फर्नीचर फर्निशिंग पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कि सिंपल जो ये हेड ऑफ मिशंस जो है, हेड ऑफ मिशंस का लिए जो वो 10% जो है, जो आपके फर्नीचर की जो है जो एक्चुअल वर्थ है, जो मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से जो है वो खर्चा कर सकता है। ठीक है, और फर्निशिंग पे भी पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि साल में एक मरतबा जो फाइनेंशियल ईयर में कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान मिशन अब्रॉड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है बिल्डिंग जो है उसके लिए जो अगर बाहर कोई जो है तो उसके लिए रेंट का क्या सिस्टम है कि वो ओन क्या करेगा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स पर फाइनेंशियल ईयर अप टू 10% ऑफ एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। जो एनुअल स्टैंडर्ड रेंट है उसका अप टू 10% जो है वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को मिलेगा। सिर्फ 10% जो है स्टैंडर्ड रेंट का वो से मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर हायर्ड एंड देयर रिक्विजिटीज़। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अकोमोडेशन फॉर ऑफिस एंड रेजिडेंस प्रपोजल अप टू 2 months रेंट एज ऑफ लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी लिमिटेड टू द लीज पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years। अच्छा, यहाँ पे जो अकोमोडेशन फॉर ऑफिस है, जो आपको अकोमोडेशन करना है वो या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए वो है, वो आप 2 months का आप रेंट के लिए आप ले सकते हो। एज ऑफ लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उसमें टू द लीज पीरियड ऑफ नॉट लेस देन जो है वो आपका उससे कम नहीं होना चाहिए 3 years से। ठीक है, 2 महीने से नॉट लेस देन 3 years। ठीक है, सो ये आपके पास जो होता है अकोमोडेशन फॉर ऑफिस एंड रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे आपके पास रिमार्क्स में गिवन है, हेड ऑफ मिशंस अप टू $200 पर एनम विद इन द फाइनेंशियल ईयर, नो लाइबिलिटी शैल बी इंकर्ड फॉर गवर्नमेंट ऑन दिस अकाउंट। ठीक है, जो हेड ऑफ मिशन है वो $200 पर एनम जो है वो खर्चा कर सकता है विद इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर जो है वो हायर कर सकता है $200 पे। ठीक है, नो लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पे शैल बी इंकर्ड, जो नो लाइबिलिटी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट पे करनी होती इस अकाउंट पे। पावर टू गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो यहाँ पे आपकी पावर है जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है टू वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वो वर्क डिवीजन अप टू रुपीज़ 2 million। ठीक है, अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन अप टू रुपीज़ 500,000। ठीक है, जो वर्क डिवीजन को जो है वो पावर टू गिव जो कि वो अगर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर वो करता है काम। ठीक है, जो पहले वाला था बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर जो था वो जो था आपके पास जो अगर आप हायर कर रहे हो और उसको जो है ना हायर कर रहे हो तो उसके हिसाब से था। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप वर्क कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, तो वो आपके पास क्या है कि वर्क डिवीजन को जो है वो 2 million का मिलेगा। ठीक है, और जो अदर मिनिस्टर और डिवीजन है उनको 500,000 का मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 11, 12, 13 नहीं है और 13 भी नहीं है, 14 भी जो है ये आप खुद पढ़ लेगा, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिक्सेशन ऑफ इनिशियल पे बाय ग्रांट ऑफ प्री मेच्योर इंक्रीमेंट इन केस ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, पढ़ना चाहते हैं तो चलिए मैं एक दफ़ा कर लेती हूँ।
powers to grant not more than 6 premature increments for the initial fixation of pay subject to the following conditions. ठीक है, ए में in case person appointed through the FPSC, premature incremental should be granted on the recommendation of FPSC and in consideration of the fact that suitable person of requisite qualifications are not available in the minimum pay of the post. ठीक है, कि वो FPSC के रिकमेंडेशन पे जो है ना उसको सिलेक्ट तो कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें वो कंसिडर भी कर लेते हैं कि उसके फैक्ट्स क्या हैं कि सूटेबल पर्सन जो है वो उसकी रिक्विजिट जो है ना क्वालिफिकेशन जो है वो आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, वो उसकी अवेलेबल नहीं है उसके मिनिमम पे ऑफ द पोस्ट के लिए, ठीक है. नो प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट शुड बी ग्रांटेड in case of ad hoc appointment in anticipation of the FPSC recommendation. जो नो प्री मेच्योर जो इंक्रीमेंट्स हैं वो आपको ग्रांट नहीं किए जा सकते और इन केस ऑफ एड हॉक, ठीक है, एड हॉक अपॉइंटमेंट पे, ठीक है, और वो एंटीसिपेट भी नहीं किए जा कर सकते आप FPSC के रिकमेंडेशंस पे. अच्छा, इन पोस्ट वेयर अपॉइंटमेंट इज़ नॉट मेड थ्रू FPSC, premature increments should be granted other only after the appointing authority certified that suitable person of requisite qualifications are not available on the minimum of the sanctioned pay scale of the post. तो अगर इन पोस्ट जहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो होता है वो नॉट मेड थ्रू FPSC, ठीक है, जो अगर वो FPSC के जो है वो उस पर अपॉइंटमेंट जो है वो FPSC नहीं करता तो उसकी जो प्री मेच्योर इंक्रीमेंट्स होती हैं वो शुड बी ग्रांटेड, वो उसे ग्रांट की जाती हैं ओनली आफ्टर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती हैं वो सर्टिफाई कर देती हैं कि सूटेबल पर्सन ऑफ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है वो आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है ऑन द मिनिमम ऑफ द सेंशन पे स्केल, ठीक है, उसकी सेंशन पे स्केल पे वो अवेलेबल नहीं है ऑफ द पोस्ट. ठीक है, जैसे आप जो है वो FPSC के थ्रू अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो FPSC के थ्रू होगी, तो प्री मेच्योर इंक्रीमेंट्स जो होती हैं वो आपको ग्रांट की जाएंगी, ठीक है, FPSC की रिकमेंडेशंस पे, और जो आपकी इन कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट, और वो इसके पे कंसिडर करेंगे कि आपके जो फैक्ट्स पे कि जो आपके जो सूटेबल पर्सन जो है वो उसकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है वो आर नॉट अवेलेबल इन द मिनिमम पे ऑफ द पोस्ट, जो उसकी मिनिमम पे जो है उससे वो उस पे जो है उससे मतलब कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उससे बेहतर है, उसकी मिनिमम पे से ज़्यादा है, ठीक है, तो तब वो आपको जो है इंक्रीमेंट्स जो है वो आपको ग्रांट कर दी जाएंगी. सही, ठीक है, समझ आ गया. सिक्स एडवांस जो आपके रिमार्क्स में लिख रहे हैं कि 6 जो एडवांस जो इंक्रीमेंट्स हैं कैन ऑल्सो बी अलाउड to those nominees of the FPSC who are already in government service, ठीक है, अगर आपके पास जो है ना 6 एडवांस जो है वो आपको इंक्रीमेंट्स आपकी लग सकती हैं, आपको ला सकती हैं कि अगर आपके पास जो है आपकी जो है FPSC जो है वो अलाउ करता है आपकी दोज नॉमिनीज ऑफ द FPSC जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट में है, ठीक है, ओवर एंड अबव द मिनिमम ऑफ द रिस्पेक्ट पे स्केल टू विच they are appointed and not over and above their protected pay under FR 22. सही है, तो 6 इंक्रीमेंटल जो है 6 इंक्रीमेंट्स जो है ना इन एडवांस इंक्रीमेंट्स मिल जाती हैं अगर वो पहले से गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सिंपल सी बात है, FPSC के थ्रू, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ इनिशियल पे ऑफ एन ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अपॉइंटमेंट टू अनदर पोस्ट इन अ टाइम स्केल ऑफ अ पे. नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अच्छा, फिक्सेशन ऑफ स्केल रेट ऑफ पे ऑफ अलाउंस ऑफ पोस्ट इन मिशन अब्रॉड ऑफ विच नहीं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सेंशन टू द undertaking of power for which an honoring is offered in the ground of it.
नहीं ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे थ्योरी थ्योरी है इसमें, सो इतना इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ यही याद रखिए, सेंशन टू द अंडरटेकिंग ऑफ वर्क फॉर विच एन ऑनरेम इज़ ऑफर्ड एंड द ग्रांट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑनरेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि फुल पावर अप टू द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर एन इक्वलेंट, ठीक है। यहाँ पे जो फुल पावर है वो किसको दी मिलती है, और जो है सेक्शन पावर होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है या फिर उसके इक्वल होता है, ठीक है। जो अमाउंट होती है इसमें वो नॉट एक्सीड 1 मंथ पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, concerned on each occasion in case of recurring honoraria, the limit applicable to the total of recurring payment are made to an individual in the financial year, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है सिंपल सी है कि सेक्शन ऑफिसर को जो है और या इक्विवेलेंट को जो है फुल पावर गिवन होती है कि वो जहाँ पे ऑनरीम, याद देखिएगा ये ऑनरी रीम जो आपके पास अंडरटेकिंग ऑफ वर्क है वहाँ पे उसके पास गिवन होती है और वो फाइनेंशियल ईयर में ही होती है। सही। 18 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 19 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 20 में इम्पोर्टेंट है एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रेडिटिंग पोर्शन ऑफ फीस टू गवर्नमेंट। तो फुल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ फी पे टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एग्जेम्पशन फॉर क्रेडिटिंग पोर्शन ऑफ फीस टू गवर्नमेंट में आपके पास फुल पावर जो है वो गिवन होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फी पे टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी सेम जो है वो पावर गिवन है। जो सी भी आप सर्वेंट्स लेंगे, ठीक है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो किसी और गवर्नमेंट सर्वेंट से लेता है तो वहाँ पे जो उसकी फ़ीस होती है वो उसे जो है वो उसे देनी पड़ती है, उसकी जो जितनी भी फ़ीस बनती है गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट की, ठीक है, जो सर्विस लेने पर वो उसको पेमेंट करनी पड़ती है। जो 1/3 ऑफ फ़ी ऑफ एनी फ़ी इन excess of $1000 or equivalent received by a civil servant for a foreign consultancy outside Pakistan shall be credited to general revenues। जो 1000 जो है वो अगर कोई जो है वो एक्सेस करता है, कोई सिविल सर्वेंट एक्सेस करता है, अगर वो फॉरेन कंसल्टेंसी में काम करता है तो वो उसको जो क्रेडिट का किया जाता है जनरल रेवेन्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होता है यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ टीए बिल्स। जो आपके पास टीए बिल्स हैं वेयर नो टीए एडवांस वाज ड्रॉन फुल पावर, ठीक है। व्हेन टीए एडवांस वाज ड्रॉन, जो अगर या तो अगर उसे कोई ड्रॉ ही नहीं किया हुआ तो उसमें फुल पावर आपके पास अवेलेबल है। अगर टीए जो है वो एडवांस वाज ड्रॉन, अगर वो ड्रॉ कर लिया गया हुआ है, टी एडजस्टमेंट बिल शुड बी submitted within 1 year of the date of performance of journey by the government servant failing with the advance of recover, ठीक है। अगर कोई मतलब कि जो है वो उसने टीए एडवांस जो है वो बिल नहीं हुआ और उसका जो है तो उसके पास फुल पावर है। लेकिन अगर कोई हो गया है टीए का जो है आपके पास कोई एडवांस बिल हो गया है तो उसके पास टी एडजस्टमेंट बिल जो है उसे सबमिट करवाना पड़ेगा 1 ईयर में, ठीक है। डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ जर्नी, कि जब जो है जर्नी जो है उसने किया है, कहीं पर ट्रैवल किया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने, ठीक है, ठीक है। और वो भी आप याद रखिएगा कि उसने गवर्नमेंट के काम से किया हुआ है, ऐसे ही अपने उसमें नहीं किया हुआ, ठीक है। तो उसमें जो है उसको वो 1 साल के वो जो है वो रिकवर कर सकता है। Relaxation of the prescribed time limit where the family of transferred government servants could not join within 1 year due to shortage of accommodation, education of children or any medical compensation। तो
यहाँ पे जो है ये सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो है अगर जो है वो फैमिली जो है उसको चिल्ड्रन वगैरह को जो है उसने पैसे दिए हुए ग्रांट की दी हुई है, लेकिन कि अगर वो उसके साथ जो है वो ट्रैवल नहीं करती है तो उसको जो है वो रिफ़ंड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे रेगुलर याद रखिएगा। 23 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है। 31 में जो है ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव टू टेम्प्ररी गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 1 ईयर फॉर रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। जो ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी लीव है जो आपको टू टेम्प्ररी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कितने की मिलती है, अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो वो उसमें जो है मिनिस्टर ऑफ डिवीजन का जो है वो फुल पावर है। ठीक है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी फुल पावर है क्योंकि वो उन्होंने लिखा हुआ है एज इन कॉलम 3। रिमार्क्स ये है कि एज प्रिस्क्राइब अंडर लिविस्ट लीव रूल 1980। ठीक है, तो 1980 के लीव रूल में है कि अगर जो है वो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को 1 साल के लिए जो है ना रीजंस के साथ जो है वो लीव दी जा सकती है। सही। 32 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 37 नहीं है। 38 पे हम आ जाते हैं। 38 क्या कहता है? ऑथराइजेशन ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ द ड्यूज ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द मेंबर्स ऑफ फैमिली डिस्पेंसिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ माइनर हायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो कहता है कि अगर जो है कोई आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी डेथ हो गई है तो उसके गार्डियन जो को और उसकी जो है हायर को जो है वो उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ जो है वो आप उसे जो है मेंबरशिप उसकी फैमिली को क्या मिलता है, वो फुल पावर सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड और provided that the amount or balance standing to the credit of a deceased subscriber in the fund is to be extent of ₹20,000। ठीक है, उसकी जो फुल पावर सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ इंडिमिटी बॉन्ड है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन ऑफ जो इंडिमिटी बॉन्ड है और प्रोवाइडिंग द अमाउंट और बैलेंस जो स्टैंडिंग है टू द क्रेडिट पे और डिसीज्ड सब्सक्राइबर पे इन द फंड इज़ टू एक्सटेंड ऑफ ₹20,000। ठीक है, 20,000 से वो एक्सटेंड कर जाएगी। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी सेम पावर। द अमाउंट इज पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज आई ऑफ सब रूल आई ऑफ रूल 234 ऑफ द फेडरल ट्रेजरी रूल्स वॉल्यूम 1। सही। सो यहाँ पे जो है आपके पास सिंपल ये है कि 20,000 से जो है वो उसकी एक्सीड कर जाएगी। 39 और 40 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 41 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 42 जो है वो नहीं है, 43 भी नहीं है, अच्छा अब हमारे पास आ गया एनेक्स 2 सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट में वो क्या कहता है? द प्रोविजन रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री ग्रांट एज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड जनरल फाइनेंशियल रूल्स आर अप्रोच रिप्रोड्यूस्ड बिलो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री ग्रांट आर्टिकल 84 हमारे पास क्या कहता है? इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर इट इज़ फाउंड, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ये फाउंड हो जाए कि नंबर ए द अमाउंट authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the annual budget statement of the year। तो ये कह रहा है कि अगर जो है ना किसी में जो है आपको करंट जो है ना फाइनेंशियल ईयर में ये पता चल जाए कि आपके पास जो अमाउंट है वो अनसफिशेंट है। ठीक है, और जो है और नीड जो है फ़ौरन से वो आपको पता चल जाए कि वो उसकी आपको राइज़ करनी चाहिए उस एक्सपेंडिचर के लिए,
या फिर उसकी अपॉन न्यू सर्विसेज, आपको जो न्यू सर्विसेज हैं उस पर आपने नॉट इंक्लूडेड आपने की नहीं है उसमें एनुअल बजट स्टेटमेंट में ऑफ द ईयर में। तो उसमें क्या है, बी पार्ट आपका कहता है कि देयर दैट एनी मनी हैज़ बीन स्पेंड और any money that as any that any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service of the year। ठीक है, जो कोई सा भी आपको जो पैसा जो है इस पर आपको स्पेंड करना है आपकी सर्विसेज पे जो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में है, जो आपके एक्सेस ऑफ द अमाउंट, जो आपका अमाउंट है वो ग्रांट करनी है आपकी सर्विस ऑफ द ईयर में। ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट शेल हैव पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर, जो आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है उसको ऑथराइज है कि वो एक्सपेंडिचर जो है वो पावर है आपको वो ऑथराइज कर सके एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को फुल पावर है कि वो ऑथराइज कर सके एक्सपेंडिचर को अपनी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, वेदर द एक्सपेंडिचर इज चार्ज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द डेट फंड और नॉट। जो वेदर जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो आपके पास चार्ज आप करते हो आपके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल upon the fund or not, and shall cause to be laid before the National Assembly a supplementary budget statement, or as the case may be an excess budget statement setting out the amount of that expenditure, and the provision of article 82 to 83 shall apply to those statements as they apply to the annual budget statement। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपके फेडरल गवर्नमेंट है उसको उसके पास पावर है कि वो ऑथराइज कर सके एक्सपेंडिचर को फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो चार्ज आपके पास करता है कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द फंड और नॉट। ठीक है, शेल कॉज टू बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली, वो आपको जो है ना नेशनल असेंबली के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट के तौर पे। ठीक है, ठीक है, और एज द केस में भी जैसा आपके केस है कि एक्सेस बजट स्टेटमेंट के तौर पे आपको सेटिंग आउट द अमाउंट ऑफ डेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो आपके पास सेटिंग आउट अमाउंट है जो आपका एक्सपेंडिचर पे है, आपके पास जो प्रोविजन है जो आर्टिकल 82 टू 83 जो है वो अप्लाई करती है यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स पे एज दे अप्लाई टू द एनुअल बजट स्टेटमेंट पे। ठीक है, एनुअल बजट स्टेटमेंट पे आप पे ये अप्लाई करती है। अच्छा, जनरल फाइनेंशियल रूल्स यहाँ पे पैरा नंबर 98(1) में क्या कहते हैं, इफ़ सच सेविंग्स आर नॉट अवेलेबल इट शुड बी सीन वेदर स्पेशल इकोनॉमीज कैन बी अफेक्टेड अंडर other subheads if funds cannot be provided by either of these methods it will have to be considered whether the excess whether the excess should be made by postponement of expenditure or whether an appointment when application for a supplementary grant should be made। In either case application will have to be made by the Minister of Finance through the administrative department concerned and the course recommended by the later stated. Normally an application for the supplementary grant will not be entertained by the government unless the anticipated excess is due to a cause beyond the control of the authority concerned and funds cannot be found by any legitimate postponement of expenditure for which provisions already exist. All applications for supplementary grant should be accompanied by a full explanation of the reasons for the excess and of the impossibility of providing fund to meet it। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी जिसने बात की उसमें से ये कह रहा है कि आपके पास जो सेविंग्स हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसमें क्या कहते हो कि आपके पास जो है और उस पर जो आपके पास जो है वो स्पेशल इकोनॉमीज जो है वो अफेक्ट होने का आपके पास जो है ना वो अफेक्ट हो सकती हैं अंडर अदर सब हेड्स में। ठीक है, अगर जो फंड्स हैं आपके पास वो किसी और मेथड के थ्रू प्रोवाइड नहीं किए जा सकते और आपको जो है फंड्स की ज़रूरत भी है, आप उसे पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, आप उस एक्सपेंडिचर को आपका करना भी ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो आपको बनानी पड़ती है। आज यहाँ पे आप क्या कहते हो कि आपको एक एप्लीकेशन जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में के थ्रू आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो है
आपको जो है वो देनी पड़ेगी, जो 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 कंसर्न डिपार्टमेंट है, थ्रू द कोर्स रिकमेंडेड बाय द लेटर स्टेटेड, ठीक है। जो उसमें जो नॉर्मली एन एप्लीकेशन फॉर द सप्लीमेंट्री ग्रांट है विल नॉट बी एंटरटेन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। वो जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो एंटरटेन नहीं करेगा गवर्नमेंट अनलेस एंड अनटिल जो है आपके पास जो एंटिसिपेटेड जो एक्सेस है इज़ ड्यू टू द कॉज जो है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी। जो एंटिसिपेटेड जो एक्सेस है वो आपके पास जो है वो आपके एक्सेस से बाहर है, ठीक है। आप उसको एक्सेस नहीं कर सके और जो आपके अथॉरिटी में नहीं आता है, और जो आपके पास कंसर्न एंड द फंड कैन नॉट बी फाउंड, आपके पास जो है वो आप फंड किसी भी और तरीके से नहीं ले सकते लेजिटिमेट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। आपके पास पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर विच प्रोविजंस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ऑल एप्लीकेशंस फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट शुड बी अकम्पनीड बाय अ फुल एक्सप्लेनेशन। जो आपके पास जितनी भी जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो फुली जो है आपके पास शुड बी अकम्पनीड बाय अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीज़न फॉर द एक्सेस एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स टू मीट इट, ठीक है। आपके पास कोई और तरीका नहीं है जिससे आप जो है ना वो आपके पास आप उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके पास कोई और तरीका नहीं है जिससे आप अपने फ़ंड्स को जो है वो राइज़ कर सको और या कहीं और से फ़ंड हासिल कर सको, ठीक है। यहाँ पे जो है वो नंबर 2 पॉइंट है, कीपिंग इन अ व्यू द above principle the request for the supplementary grant should be made in a summary to be signed by the principal accounting officer। जो आपके पास सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो आपको जो आप समरी बनाओगे वो आपकी जो है ना प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से जो है वो साइन होनी चाहिए। द समरी शुड कंटेन द इंफॉर्मेशन एज इंडिकेटेड इन द इनक्लोज परफॉर्मा, ठीक है। जो आपके पास समरी है वो इनक्लोज परफॉर्मा में मौजूद होगी। द समरी कैन मे बी फॉरवर्ड टू द प्रिंसिपल डिवीजन if the proposal is approved by the finance division. Necessary sanction will be issued by the division concerned under intimation to the budget wing and the finance division, ठीक है। The sanction letter shall state that it issues with the concurrence of the finance division and a copy of the sanction will be enclosed by the audit बाय द डिप्टी फाइनेंस एडवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास समरी जो है वो आपकी फॉरवर्ड कर दी जाती है फाइनेंस डिवीजन में, ठीक है। जो आपके प्रपोजल्स है वो अप्रूव कर देता है फाइनेंस डिवीजन। जो उसमें नेसेसरी आपके पास जो सेंक्शंस हैं वो इशू कर दी जाती हैं आपकी डिवीजन बाय द डिवीजन, ठीक है, कंसर्न अंडर इंटीमेशन टू द बजट विंग ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। जो सेंक्शन लेटर जो है वो शेल स्टेट दैट इट इशूज़, जो आपके पास सेंक्शन लेटर है वो आपके पास जो स्टेट करते हैं कि इट इशूज़ विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। जो आपके पास जो है वो जो कॉपी है आपके पास जो सेंक्शंस की है वो आपके पास जो इंडोर्स करता है और टू ऑडिट, जो आपके पास जो है वो इंडोर्स की जाती है ऑडिट के लिए डिप्टी फाइनेंस एडवाइज़र के द्वारा, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया। पीछे जो है ना परफॉर्मा जो है आपके पास सप्लीमेंट्री ग्रांट का यहाँ पे गिवन है, बजट ईयर गिवन है, डिमांड नंबर डिमांड नेम चाहिए होता है, ये आपके पास ये आपको उसको पूरा फॉलो करना होता है, सही। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ पे देखें नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर आपके पास करना होता है। ये ज़रा एक मरतबा प्लीज़ पढ़ लेगा। बजट जो है आपके पास जो है जो आपके पास गिवन है, ठीक है। सो ये वैसे इसमें से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, लेकिन जो है तो ये आपके पास जो है यहाँ पे कोई इतना कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन जो है फिर भी एक मरतबा देख लेगा, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके। अब तक जो लिए जो है ना 5 वीडियोज़ जिन्होंने पूरी देखी हैं उनके लिए तो खैर बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए फिर भी बना दूँगी, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।